परिचय। अंकिता, हम जानते हैं कि सभी जीवों में उन्हें जीवित रखने के लिए एक आधारभूत प्रक्रिया चलती रहती है। क्या तुम जानती हो कि जैव प्रक्रम क्या है? हाँ, किसी भी जीव में होने वाली वह आधारभूत प्रक्रिया जो उसे पृथ्वी पर जीवित रखती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। बिल्कुल सही। सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को यह ऊर्जा शरीर के बाहर से भोजन के रूप में मिलती है। तो आओ इस विषय में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जैव प्रक्रम का वर्णन करना, जैव प्रक्रमों के प्रकारों को पहचानना, पोषण को समझना, विषमपोषी पोषण को समझना, विषमपोषी पोषण के प्रकारों की पहचान करना, विषमपोषी पोषण के प्रकारों को समझना, पौधों में पोषण को समझना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझना, पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं इस बात का पता लगाना, प्रकाश संश्लेषण के महत्व को समझना। जैव प्रक्रम के प्रकार। आधारभूत जैव प्रक्रम निम्न प्रकार के होते हैं: गति, श्वसन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण और परिवहन। गति के दौरान जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अथवा एक ही जगह स्थिर रहते हुए अपने अंगों को गति प्रदान करते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। संवेदनशीलता अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन को महसूस कर सकने की क्षमता है। बच्चे से वयस्क होने को हम वृद्धि द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। जीव प्रजनन द्वारा अपने ही जैसे और जीव उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में बचे मल को बाहर निकाला जाता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण करने के बाद में उसे छोटे कणों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उसे अवशोषित कर सके। परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के एक भाग में बना पदार्थ शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचता है। पोषण। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को यह ऊर्जा शरीर के बाहर से भोजन के रूप में मिलती है। भोजन ग्रहण करने और उसको प्रयोग में लाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। ग्लूकोज सबसे सरल और स्टार्च सबसे जटिल भोजन है। स्टार्च और ग्लूकोज को सम्मिलित रूप में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जब हमें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता हो तो हमें भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भोजन में वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन तथा जल भी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जीवों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। पोषण के साधन। किसी जीव द्वारा भोजन को प्राप्त करना उस जीव के पोषण का साधन होता है। तत्वों और ऊर्जा की सामान्य आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन सभी में इसकी पूर्ति अलग अलग तरह से होती है। इसीलिए हर जीव के पोषण का ढंग अलग होता है। भोजन प्राप्त करने के ढंग के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो समूहों में विभाजित किया गया है: स्वपोषी एवं विषमपोषी।
स्वपोषी पोषण। स्व का अर्थ स्वयं और पोषी का अर्थ पोषण है, अर्थात स्वपोषी का अर्थ है अपना पोषण स्वयं करना। स्वपोषी पोषण पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी साइनोबैक्टीरिया भी इसी प्रकार अपना पोषण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जीवों में हरे रंग का रंजक क्लोरोफिल पाया जाता है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। स्वपोषी जीव अवशोषित सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाने में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण ये है। विषमपोषी पोषण। विषम का अर्थ अन्य और पोषी का अर्थ पोषण है, अतः इसका अर्थ है अन्य स्रोतों से अपना पोषण करना। विषमपोषी पोषण पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकता और अपने अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अधिकतर जीवाणुओं, कवक और पशुओं में इसी प्रकार का पोषण होता है। वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी वह उपभोक्ता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। विषमपोषी अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों और दूसरे विषमपोषी जीवों पर निर्भर रहता है। विषमपोषी पोषण के प्रकार। विषमपोषी निम्न 3 प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं: मृतजीवी, परजीव, होलोजोइक। मृत का अर्थ नष्ट हो चुका और जीवी का अर्थ आश्रित है, अर्थात ये वो पोषण है जिसमें जीव पोषण के लिए नष्ट हो चुके कार्बनिक पदार्थों जैसे सड़ा हुआ पौधा अथवा मृत पशु पर आश्रित रहता है। जैसे कवक तथा बहुत से जीवाणु मृतजीवी होते हैं। पर का अर्थ दूसरों पर और जीवी का अर्थ आश्रित है। परजीवी वह जीव होता है जो वृद्धि, भोजन और आश्रय के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, लेकिन अपने पोषक की उत्तरजीविता में कोई सहायता नहीं करता, जैसे प्लाज्मोडियम, कुस्कुटा, फीता कृमि इत्यादि। होलों का अर्थ ठोस पदार्थ और जोइक का अर्थ पशु है, अर्थात ये वो पोषण है जिसमें भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है, जैसा कि सभी पशु करते हैं, जैसे मनुष्य, श्वान, मवेशी, अमीबा। पौधों में पोषण। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का अर्थ सूर्य का प्रकाश और संश्लेषण का अर्थ निर्माण है, अतः प्रकाश संश्लेषण का तात्पर्य सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग सभी हरे पौधे, नीले हरे शैवाल, साइनोफाइटा और कुछ जीवाणु करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बनिक यौगिक, मुख्यतः शर्करा बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग होता है और क्लोरोफिल
सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण को संक्षिप्त रूप से इस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित होता है। प्रकाश आश्रित चरण, प्रकाश आश्रित अभिक्रियाएं। इनमें विकिरण ऊर्जा एटीपी के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अंधकारमय चरण, प्रकाश मुक्त अभिक्रियाएं। प्रकाश आश्रित चरण में बनी एटीपी का उपयोग करते हुए एंजाइम संश्लेषण द्वारा मध्यवर्ती कार्बोहाइड्रेट और अन्य यौगिकों के निर्माण को निरूपित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न 3 चरणों में घटित होती है। अवशोषण, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा का अवशोषण। रूपांतरण, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। सौर ऊर्जा द्वारा जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। अपचयन, हाइड्रोजन द्वारा रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण, कार्बन डाइऑक्साइड वायु स्टार्चन में ही उपस्थित है। हरे पौधे पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। प्रत्येक रंध्रीय छिद्र एक जोड़ी द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। ये द्वार कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो वो फूलकर वक्र हो जाती हैं, जिस कारण रंध्र खुल जाते हैं। दूसरी ओर जल जब द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है तो वो सिकुड़कर सीधी हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। जैसे ही रंध्र खुलते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड उनमें प्रवेश करने लगती है। जल का अंतर्ग्रहण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ें परासरण द्वारा मिट्टी से अवशोषित करती हैं। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल जाइलम नलिकाओं द्वारा पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषीय कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां उसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से कच्चे माल के रूप में मात्र कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये पृथ्वी पर जीवन बनाए रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, जो पशुओं और मनुष्यों के लिए आवश्यक है। जीवाणुओं को भी श्वसन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ईंधन के जलने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, ये सभी संरक्षित सौर ऊर्जा हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए थे। मूल्यांकन, सही उत्तर को उठाकर उसके संबंधित स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं? एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। दृश्य वर्ण क्रम से हरे रंग को अवशोषित न कर पाने और उसे परावर्तित करने के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। नीला और लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रकाश आश्रित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकाइट में होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। प्रकाश ऊर्जा की छोटी छोटी थैलियों, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, इसके रूप में उत्सर्जित होता है। जल का टूटना प्रकाश अपघटन कहलाता है।
सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को विभिन्न ऊतकों की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन, जल तथा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक विभिन्न प्रक्रियाएं जैव पराक्रम कहलाती हैं। गति, श्वसन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण और परिवहन प्रमुख जैव पराक्रम हैं। जैव पराक्रमों के चलते रहने के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की सतत आवश्यकता होती है। जीवों द्वारा पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण, उनके उपयोग, साथ ही श्वसन के कारण ही ऊर्जा मुक्त होती है। पोषण के प्रकार के आधार पर जीवों को स्वापोषी और विषमपोषी इन दो समूहों में बांटा जा सकता है। स्वपोषी पोषण में जीव बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए सरल अकार्बनिक पदार्थों से उच्च ऊर्जा युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। परिचय। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जनन जीवों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वो अपने समान जीव संतति को जन्म देता है, जिसमें कि अधिकांश गुण उसी के समान होते हैं। हाँ माधुरी, वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक के संलयन से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। तो आओ अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: लैंगिक जनन को परिभाषित करना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को समझना, पुष्प की संरचना को समझना, बीजों की संरचना और उनके प्रकारों को पहचानना, एक लिंगी पुष्प की संरचना को समझना, द्विलिंगी यानी उभयलिंगी पुष्प की संरचना को पहचानना, अलिंगी पुष्प की संरचना को समझना, उभयलिंगाश्रयी और एकालिंगाश्रयी पौधों को पहचानना, पुष्प के कार्यों को समझना, पुष्पक्रम की संरचना तथा उसके प्रकारों को पहचानना, परागण की प्रक्रिया और उसके प्रकारों को समझना, निषेचन की प्रक्रिया को समझना, बीजांड की संरचना को पहचानना, युग्मक संलयन की प्रक्रिया को समझना, त्रिसंलयन की प्रक्रिया को समझना, द्विनिषेचन की प्रक्रिया को समझना, जनन की लैंगिक प्रणाली यानी विधि का महत्व। लैंगिक जनन संतति में गुणों की विविधता को बढ़ाता है। युग्मक में जीनों के नए जोड़ों को पास लाने के परिणाम स्वरूप आनुवंशिकीय विविधता बढ़ जाती है। जनन के दौरान दो अलग अलग जीवों के डीएनए के मिलने से नई जाति की उत्पत्ति में यह प्रमुख विशिष्ट भूमिका निभाता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। प्रारंभिक अवस्था में पौधे पत्तेदार या कायिक चरण में होते हैं तथा जब वे वृद्धि तथा जनन करते हैं अथवा प्रजनन चरण में तब उन पर पुष्प बनते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पुष्प पौधे के जननीय भाग होते हैं। पुष्प पौधे का एक चमकीले रंग का जननीय भाग है। पुष्प के डंठल को पुष्पवृंत यानी पेडिकल कहते हैं। पुष्पवृंत का फूला हुआ चपटा सिरा पुष्पासन यानी थैलेमस बनाता है। पुष्पासन यानी थैलेमस से पुष्पीय यानी फ्लोरल पत्तियां निकलती हैं, जो कि 4 प्रकार की होती हैं: बाह्यदल, दल यानी पंखुड़ी, पुंकेसर और अंडप। बाह्यदल और दल यानी पंखुड़ी पुष्प के जनन के लिए अनावश्यक भाग हैं, जबकि पुंकेसर और अंडप पुष्प के आवश्यक भागों का निर्माण करते हैं तथा इनमें जनन कोशिकाएं
पाई जाती हैं। बाह्य दल या कैलिक्स हरे रंग के होते हैं तथा पुष्प का बाहरी चक्र बनाते हैं। दल यानी पंखुड़ी या कोरोला बाह्य दल के बाद स्थित होते हैं। ये अधिकतर रंगीन होते हैं तथा कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। पुंकेसर या पुमंग दल यानी पंखुड़ी के बाद स्थित होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर वृत्त सदृश डंठल तंतु और चपटी घुंडी सदृश पराग कोश से बना होता है। पराग कोश में पराग पुटियां यानी पोलन सैक पाई जाती हैं, जो कि परागकण का निर्माण करती हैं। पुंकेसर पुष्प के नर भाग को प्रदर्शित करता है। अंडप या जायांग पुष्प का मादा भाग होता है और पुष्प के बीच का भाग बनाता है। अंडप फूले हुए आधारीय अंडाशय, मध्यवर्तिका और ऊपरी घुंडी सदृश भाग वर्तिकाग्र को दर्शाता है। अंडाशय बीजांड धारण करता है, जो कि बीज में बदल जाते हैं। फल बीजों को घेरते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। बीज बीज परिपक्व बीजांड होते हैं। बीज के अंदर भ्रूण तथा संचित भोजन पाया जाता है, जो कि अंकुर बनने के समय विकसित हो रहे भ्रूण के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। एक परिपक्व बीज दो महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना है, जो कि इस प्रकार है: बीजावरण और भ्रूण। बीजावरण एक सख्त परत होती है, जो कि बीज के आंतरिक भागों की रक्षा करती है। भ्रूण मूलांकुर, प्रांकुर और बीज पत्रों से मिलकर बना होता है। मूलांकुर नवीन जड़ बनाता है तथा प्रांकुर नवीन तने का निर्माण करता है। बीज एक बीज पत्री तब कहलाता है जब उसमें एक बीज पत्र पाया जाता है तथा द्विबीज पत्री तब कहलाता है जब उसमें दो बीज पत्र उपस्थित होते हैं। बीज भ्रूणपोषीय तब हो सकता है जब उसमें भ्रूणपोष पाया जाता है तथा भ्रूणपोष रहित तब होता है जब उसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है। क्रिया विधि। चलिए बीज की संरचना को भलीभांति समझने के लिए एक क्रिया विधि करते हैं। हमने कुछ चने के बीजों और कुछ मक्के के बीजों को रात भर जल में डुबो कर रखा। अगले दिन सुबह हमने उन बीजों का अतिरिक्त जल निकालकर उन बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक दिन के लिए रख दिया। अगले दिन हमने दोनों तरह के बीजों को दो भागों में बांट दिया। हम देखते हैं कि चने के बीजों में बीजावरण, मूलांकुर, प्रांकुर और दो बीज पत्र उपस्थित होते हैं, जबकि मक्के के बीजों में बीजावरण, मूलांकुर, प्रांकुर और एक बीज पत्र ही उपस्थित है। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर या स्त्री केसर पाया जाता है, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण: पपीता, तरबूज। द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण: मटर, हिबिस्कस और सरसों। अलिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, उन्हें अलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण: आम, काजू। उभयलिंगाश्रयी तथा एकालिंगाश्रयी पौधे वे पौधे जिनमें दोनों प्रकार के एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, उभयलिंगाश्रयी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण: मक्का, कद्दू और अरंडी। वे पौधे जिनमें केवल एक प्रकार के एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, एकालिंगाश्रयी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण: खजूर का पेड़ और शहतूत। पुष्प के कार्य। पुष्प में नर जननांग पुंकेसर तथा मादा जननांग अंडक पाए जाते हैं। पुष्प पौधे का वह भाग है जो कि लैंगिक जनन में भाग लेता है। अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है, जिसमें बीज उपस्थित होते हैं। पुष्प क्रम।
पुष्प सदैव अकेले नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प जो कि आकार में छोटे होते हैं, वे अधिकतर गुच्छों में पाए जाते हैं। वह अक्ष जिस पर कि पुष्पों का गुच्छा लगा होता है, पुष्प क्रम कहलाता है। यह अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकता है। फूल गोभी पुष्प क्रम का एक अच्छा उदाहरण है। परागण। पौधे का नया बीज तब बनता है जब एक नर युग्मक जो कि परागकण में उपस्थित होता है, एक मादा युग्मक जो कि बीजांड में उपस्थित होता है, के साथ संलयित होता है। एक पुंकेसर के परागकोश से अंडक के वर्तिकाग्र तक परागकण के स्थानांतरित होने को परागण कहते हैं। परागकण कई अभिकर्मकों यानी कारकों जैसे कीड़े, पक्षी, मनुष्य और जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब परागकण एक पौधे के पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब परागकण एक पौधे के पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। निषेचन। परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरने के पश्चात अगला चरण निषेचन होता है। नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। लैंगिक जनन के दौरान यह निम्न चरणों में होता है। जब एक परागकण अंडक के वर्तिकाग्र पर गिरता है तब यह फट जाता है और वर्तिका से होकर ये पराग नलिका से नीचे जाकर अंडाशय में मादा युग्मक की तरफ पहुंचकर वृद्धि करता है। पराग नलिका में दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। एक नर युग्मक पराग नलिका से नीचे चला जाता है। पराग नलिका अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका का सिरा फट जाता है और नर युग्मक पराग नलिका से बाहर निकल आता है। अंडाशय में पराग का नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक अथवा अंड के केंद्रक से जुड़कर निषेचित अंड का निर्माण करता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज कई बार विभाजित होकर बीजांड में भ्रूण का निर्माण करता है। तब बीजांड एक सख्त आवरण का विकास करता है और बीज बन जाता है। बीज पौधे की जननीय इकाई है। ये अपने अंदर भविष्य के भ्रूण को रखते हैं जो कि बाद में अंकुर में विकसित हो जाता है। बीजांड। बीज वाले पौधों में बहुत छोटी सी संरचना भ्रूण कोश होती है जो कि बीजांड काय से घिरी होती है और निषेचन के पश्चात बीज में विकसित हो जाती है। इसके 3 भाग होते हैं। अध्यावरण इसकी बाहरी परत बनाता है। बीजांड काय यानी गुरु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणु युक्त मादा युग्मकोद्भिद यानी गुरु युग्मकोद्भिद इसके मध्य में स्थित होता है। गुरु युग्मकोद्भिद जो कि पुष्पी पौधों में भ्रूण कोश भी कहलाता है, निषेचन के लिए एक अंड कोशिका या कई समूहों में अनेक अंड कोशिकाओं का निर्माण करता है। निषेचन के पश्चात बीजांड एक बीज में विकसित हो जाता है। युग्मक संलयन। एक नर युग्मक अंड से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इसे युग्मक संलयन कहते हैं। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है और संदेशों को शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक संवहित करता है। त्रिसंलयन। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इसे त्रिसंलयन इसलिए कहते हैं क्योंकि संलयन प्रक्रिया में 3 केंद्रक सम्मिलित होते हैं, एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय कोशिकाएं। द्विनिषेचन। 2 युग्मकों के युग्मक संलयन द्वारा
एक ही भ्रूण कोश यानी पुटी में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया घटित होने और त्रिसंलयन को द्विनिषेचन कहते हैं। क्या आप जानते हैं, पक्षियों के द्वारा किया गया परागण पक्षी परागण कहलाता है। जलोद्भिद पुष्पों में परागकण हल्के होते हैं, किंतु मोम से ढके होते हैं। खाने योग्य पराग रोसा, मैग्नोलिया और क्लीमेंटिस के द्वारा बनाए जाते हैं। ज़ोस्टेरा में सबसे लंबा पराग लगभग 2500 माइक्रोमीटर लंबाई का पाया जाता है, जबकि मयोसोटिस में सबसे छोटा पराग लगभग 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर लंबाई तक का पाया जाता है। एरिथ्रीना में कौओं और गिलहरियों के द्वारा परागण होता है। वायु में पराग की उपस्थिति के कारण प्रत्यूर्जता यानी एलर्जी अभिक्रिया होती है, जिसके कारण हे बुखार हो जाता है। निषेचन के बिना अंड के विकास को अनिषेक जनन कहते हैं। निषेचन के बिना फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उच्च पादपों के जनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। पुंकेसर पौधे का नर जनन भाग होता है। अंडक पुष्प के केंद्र में स्थित होता है तथा मादा जनन भाग होता है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परापरागण। अंडाशय पककर फल बन जाती है। फल बीजों को मुक्त यानी छोड़ने में सक्षम होते हैं। परिचय। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सभी जीवित प्राणी पोषण की प्रक्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिनकी सहायता से उन्हें विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन एक जारणकारी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन जैसे खाद्य पदार्थों का शरीर के ऊतकों में जारण अथवा ऑक्सीकरण होता है और इस प्रक्रिया से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का क्रमिक निर्माण होता रहता है। इस प्रकार विमुक्त ऊर्जा अस्थायी रूप से ATP के रूप में संचित होती है। श्वास लेना और श्वसन में बड़ा अंतर है। हम जानते हैं कि श्वास लेना गैसों के सामान्य आदान प्रदान की प्रक्रिया है। हाँ अंकिता, श्वास लेने के दौरान एक संगठित शरीर रचना वातावरण से ऑक्सीजन अंदर खींचती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ती है, जबकि श्वसन वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें पचा हुआ भोजन ऑक्सीकरण अथवा जारण के पश्चात शरीर को रासायनिक ऊर्जा देता है। तो आओ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर श्वसन के प्रकार का पता लगाना, अवायु श्वसन और वायु श्वसन को समझना, न्यून और उच्च जीवों में श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया का पता लगाना, मानव श्वसन प्रणाली का समझना, नथुने, नासिका, गुहा, कंठ नली, श्वास नली, श्वसनी, सूक्ष्म श्वास नली, वायु कोष्ठिका, फेफड़े एवं डायाफ्राम अर्थात मध्य पट की संरचना और कार्यों को समझना, फेफड़ों के फैलाव एवं क्षमताओं को समझना, रक्त में गैसों के परिवहन को समझना, श्वसन अनुपात RQ का अध्ययन करना, धूम्रपान के बुरे प्रभावों का अध्ययन करना। श्वसन के प्रकार। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अवायु श्वसन एवं वायु श्वसन। अवायु श्वसन वह श्वसन है जिसमें श्वसन के लिए
ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वायु श्वसन में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि उच्च जीवों में श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन एवं कोशिकीय श्वसन क्षमता होती है। अवायु श्वसन, जब ऐसी श्वसन प्रक्रिया जिसमें बिना आणविक ऑक्सीजन के उपयोग के ही भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऐसे श्वसन को अवायु श्वसन कहा जाता है। अवायु श्वसन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं जीवाणु, खमीर, परजीवी कृमि जैसे त्रिमुख गोल कृमि, फीता कृमि, फैसियोला आदि। सूक्ष्म जीवों में अवायु श्वसन के स्थान पर सामान्यतः किण्वन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों अथवा उनके एंजाइमों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स एवं अन्य कार्बनिक यौगिकों का अवायवीय टूटन द्वारा अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, गैस आदि में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को किण्वन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वायु श्वसन, जब श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसे वायु श्वसन कहा जाता है। उदाहरण अधिकांश पेड़ पौधे एवं पशु। क्या आप जानते हैं कि जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। इसमें भी 3 कार्बन अणु होते हैं। अगर हम अचानक कुछ करते हैं तो लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में अकड़न पैदा हो जाती है। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एवं वायु के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें केवल ऑक्सीजन ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, उत्प्रेरण यानी सांस लेना एवं उच्छ्वासन। उत्प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वच्छ वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया में झिल्ली यानी डायाफ्राम सपाट हो जाती है और स्नायु तंतुओं में संकुचन द्वारा नीचे की दिशा में दबती है एवं इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। बाह्य पसलियों के बीच की मांसपेशियां पसलियों एवं उरोस्थि में ऊपर एवं बाहर की दिशा में संकुचन एवं खिंचाव उत्पन्न करती हैं और इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। उच्छ्वासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 को बाहर निकाला जाता है। डायाफ्राम यानी झिल्ली के स्नायु तंतु जब शिथिल पड़ते हैं तो यह उत्तल आकार ग्रहण कर लेते हैं और तब वक्ष गुहा के आयतन में भी कमी आ जाती है। बाह्य पसलियों के बीच की मांसपेशियां जब शिथिल हों और पसलियों में भीतर की तरफ एवं नीचे की दिशा में खिंचाव उत्पन्न करें तो इस प्रकार वक्ष गुहा के आयतन में कमी आती है। आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एवं ऊतक द्रव और ऊतक द्रव एवं कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं चयापचय के लिए ऑक्सीजन यानी O2 का उपयोग करती हैं एवं अवशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित करती हैं। न्यून जीवों में गैसों का विनिमय, न्यून जीवों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, अतः एक कोशिकीय जीवों में कोशिका एवं बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की सभी कोशिकाएं श्वसन में भाग लेती हैं। सभी कोशिकाएं सीधे तौर पर जल से संपर्कित रहती हैं, इसलिए आसपास के जल में घुले ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं के कार्बन डाइऑक्साइड से सीधा विनिमय होता है। इसे त्वचा श्वसन के नाम से जाना जाता है। कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन रहती हैं, उसका उपयोग
शर्करा के ऑक्सीकरण में होता है और इससे CO2, जल एवं ऊर्जा समृद्ध अणुओं का निर्माण होता है। कुछ सामान्य उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज एवं कोलेंटेरेट। उन्नत जीवों में गैसों का विनिमय। उन्नत जीवों के शरीर की भित्ति मोटी होती है, परिणाम स्वरूप विसरण संभव नहीं होता एवं इनमें चयापचय की दर भी उच्च होती है, अतः इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उन्नत जीवों में गैसों के विनिमय अर्थात आदान प्रदान के लिए विशेष श्वसन अंग होते हैं। शरीर की कोशिकाओं एवं श्वसन अंग के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए इनमें रक्त नाड़ी तंत्र भी होता है। उन्नत जीवों में गैसों का संवहन त्वचा, गलफड़ा, श्वास नली अथवा फेफड़ों से हो सकता है। उभयचर एवं एनेलिड त्वचा श्वसन करते हैं। वैसी त्वचा से गैसों का संवहन हो सकता है जो पतली, नमीयुक्त, संवहनी एवं पारगम्य होती हैं। इसे त्वचीय श्वसन भी कहा जाता है। कड़ी खाल वाले जानवर, उपास्थि वाली मछलियां, बौनी मछलियां एवं मेढकों जैसे उभयचर गलफड़ा श्वसन करते हैं। इस प्रकार के श्वसन को क्लोम श्वसन भी कहा जाता है। ऑक्सीजन जल से ग्रहण किया जाता है। जल में घुले ऑक्सीजन एवं गिल लामेल्ले की रक्त कोशिका में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय तब होता है जब जल गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है। कीड़ों मकोड़ों में श्वास नली द्वारा श्वसन क्रिया होती है। श्वसन अंग वस्तुतः उच्च स्तरीय वायु नलिकाओं का गुच्छ होता है, जिसे श्वसनी के नाम से जाना जाता है। यह श्वसनियां छोटी छोटी नली छिद्रों द्वारा वायु से जुड़ी रहती हैं, जिन्हें विवर कहा जाता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन भूमि पर रहने वाले जानवरों एवं मनुष्यों में होता है। फेफड़े श्वसन अंग हैं। इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है। यह श्वसन प्रणाली के सहयोग से होता है। मानव श्वसन प्रणाली। मानव श्वसन प्रणाली का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संवहन वाला भाग अत्यधिक जटिल है। मम्मेलियन श्वसन प्रणाली अर्थात स्तन ग्रंथि से जुड़ी श्वसन प्रणाली में नथुने, नासापट के प्रत्येक ओर एक गुहा, कंठ नली, श्वास नली, श्वसनी, श्वासोप नलिका, वायु कोष्ठिका, फेफड़े, डायाफ्राम, मध्यपट अथवा झिल्ली सम्मिलित हैं। नथुने नाक के दोनों छिद्रों को नथुना कहते हैं। यह संयुक्त रूप से नासिका कक्षों में जाकर खुलती हैं। नासिका रंध्र। यह नासिका पट द्वारा दो नासिका कक्षों में विभक्त हैं। प्रत्येक नासिका कक्ष में 3 क्षेत्र होते हैं, अर्थात कर्णकोटर, श्वसन एवं घ्राण क्षेत्र। कंठ नली। कंठ नली में ध्वनि उत्पन्न करने वाला लचीला तंतु अर्थात स्वर रज्जु होता है, जिसे कंठ कहते हैं। स्त्री और पुरुष की कंठ नली के आकार में थोड़ा अंतर रहता है। पुरुषों में यह बड़ा एवं प्रभावी होता है और इसीलिए पुरुषों की कंठ नली को टेंटुआ कहा जाता है। मनुष्य की कंठ नली में कंठ द्वार, उपास्थि, कष्ठिका अस्थि, थायराइड झिल्ली, स्वर रज्जु, स्वर यंत्र, स्नायुबंध और मांसपेशियां होती हैं। कंठ द्वार ग्रसनी में जाकर खुलता है, जो कंठ नली से जाकर मिलती है। उपास्थि के 9 टुकड़े होते हैं, 3 एकल एवं 3 युगल। उपकंठ एक पत्ती जैसी संरचना है जो निगलते वक्त भोजन को श्वसन तंत्र में प्रवेश से रोकता है। श्वास नली। श्वास नली अथवा श्वासनाल कंठ नली के साथ श्रेणीबद्ध होती है। श्वास नली एक अर्धचंद्राकार पारदर्शी वलय से जुड़ी रहती है। श्वास नली की श्लेष्मल झिल्ली के साथ एक क्रमबद्ध छदम स्त्रीकृत रोमक उपकला रहती है, जिसमें बलगम युक्त स्रावित चषक कोशिकाएं होती हैं और यह श्लेष्मय झिल्ली को बाहर धकेलने में मदद करती है। श्वसन नलियां।
श्वसनी बहुवचन श्वसनीय, विशेषण श्वसनी संबंधी। श्वसन प्रणाली का वह वायु मार्ग है जो वायु के फेफड़ों तक खींचता है। श्वासोपनलिका। श्वसनी गुच्छ में छोटी नलिकाएं होती हैं जिन्हें श्वासोपनालिका कहते हैं। फेफड़े के इस भाग में गैसों का विनिमय नहीं होता है। वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिकाएं फेफड़ों की परम संरचनात्मक एवं शारीरिक इकाइयां हैं। वायु कोष्ठिका गैसों के विनिमय के लिए विसरण द्वारा बहुत बड़ी सतह जैसे स्तनधारियों की आंत में विली उपलब्ध कराती हैं। गैसों का विनिमय वायु कोष्ठिकाओं की श्वसन झिल्ली में सर्वत्र होता है। फेफड़े। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से ढका होता है जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े को ढकने वाली बाहरी झिल्ली को पार्श्व फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े को ढकने वाली भीतरी झिल्ली को आंत्र फुफ्फुस आवरण कहते हैं। मनुष्य के दाहिने फेफड़े में 3 परलिकाएं होती हैं एवं बाएं फेफड़े में 2। डायाफ्राम अर्थात मध्यपट। डायाफ्राम अर्थात मध्यपट गुंबदाकार मांसपेशीय संरचना है जो वक्ष एवं उदर गुहाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। डायाफ्राम स्तनधारियों की विशेषता है। डायाफ्राम की आपूर्ति मध्यच्छद नसों द्वारा की जाती है। डायाफ्राम में छेद होने की स्थिति में सांस रुक सकती है और यह प्राणघातक हो सकता है। श्वसन एवं फेफड़े का आयतन एवं क्षमताएं। 4 प्रकार के श्वसन आयतन होते हैं। ज्वारीय आयतन अर्थात टाइटल वॉल्यूम यानी टीवी। श्वास ग्रहणात्मक निग्रह आयतन अर्थात इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV। श्वास निस्सरण निग्रह आयतन अर्थात एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV एवं अवशिष्ट आयतन अर्थात रेसिड्यूल वॉल्यूम यानी RV। इसी प्रकार 4 श्वसन क्षमताएं भी होती हैं। श्वास ग्रहणात्मक क्षमता अर्थात इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC। कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता अर्थात फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी FRC। महत्वपूर्ण क्षमता अर्थात वाइटल कैपेसिटी यानी VC एवं फेफड़ों की क्षमता अर्थात टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC। श्वास गति को अंकित करने वाले यंत्र को स्पाइरोग्राम कहा जाता है। हवा की वह मात्रा जिसे फेफड़े वहन कर सकते हैं, संग्रहित रख सकते हैं अथवा विभिन्न परिस्थितियों में छोड़ सकते हैं, इसको फुफ्फुसीय आयतन कहते हैं एवं 2 अथवा 2 से अधिक फुफ्फुसीय परिमाणों के योग को फुफ्फुसीय क्षमता कहते हैं। फुफ्फुसीय आयतन को मापने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसे सामान्यतः स्पाइरोमीटर अथवा रेस्पाइरोमीटर कहा जाता है। रक्त में गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन रक्ताणु में उपस्थित श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन RBCs की सहायता से रक्त द्वारा 98.5% ऑक्सीजन O2 का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के अधिकतम 4 अणु होते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन यानी O2 होता है। इस प्रकार 100 ml शुद्ध रक्त में 20 ml ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। रक्त द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की तुलना में बहुत आसान होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जल में घुलनशीलता का स्तर उच्च है। परिवहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का 7% प्लाज्मा में विघटित हो जाता है, जबकि 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में एवं 70% बाइकार्बोनेट के रूप में। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा में परिवहन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रक्त द्वारा होता है। श्वसन अनुपात RQ। निर्मुक्त किए गए CO2 के आयतन एवं
अवशोषित O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन अनुपात कहा जाता है। श्वसन अनुपात अर्थात RQ का आधा स्तर अर्थात सबस्ट्रेट के परिमाण पर निर्भर करता है। यद्यपि RQ के निर्धारण से हमें श्वसन में उपयोग किए जा रहे सबस्ट्रेट की प्रकृति और चयापचय के प्रकार का पता चलता है। धूम्रपान के बुरे प्रभाव। तंबाकू के धुएं में भारी मात्रा में जहरीले रसायन होते हैं जो मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर, खांसी, ब्रोंकाइटिस अर्थात फेफड़े में सूजन, वात स्फीति एवं कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता हो सकती है। क्या आप जानते हैं, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा की तरह है। श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग ADP एवं अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु के निर्माण में होता है। कोशिका में ऊष्माशोषी प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद रासायनिक प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस ATP का उपयोग किया जाता है। जब जल के उपयोग से ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज विघटित होता है तो इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 30.5 kJ मोल के बराबर होती है। मांसपेशियों के संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेगों के चालन एवं अन्य अनेक गतिविधियों के लिए कोशिकाओं में ATP का उपयोग होता है। यदि वायु कोशीय सतह में फैलावाता है तो यह लगभग 80 m वर्ग आयतन आच्छादित करेगा। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के स्थानांतरण के लिए विसरण किया जाता है तो ऑक्सीजन के एक अणु को फेफड़े से पैर की उंगलियों तक संचरण करने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। श्वसन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। पसली की मांसपेशियां एवं डायाफ्राम सांस लेने में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन की सहायता से वायु श्वसन होता है और इसी के कारण हेक्सोस पूर्णतः विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिणत हो जाता है। अवायु श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें आधा स्तर अर्थात सबस्ट्रेट का अपूर्ण विघटन होता है। न्यून जीवों में त्वचा श्वसन जबकि उच्च जीवों में श्वसन के लिए विशेष श्वसन अंग होते हैं, जैसे एनालिड में त्वचा, कीटों में श्वास नलिये, उभयचरों में फेफड़े एवं त्वचा, कड़े खोल वाले जानवरों अर्थात क्रस्टेशियनों एवं मछलियों में गलफड़ा और स्तनपायियों, पक्षियों एवं सरीसृपों में फेफड़े। मानव की श्वसन प्रणाली का गठन नासिका छिद्रों, नासिका कक्ष, कंठ द्वार, श्वास नली, श्वसनी एवं फेफड़ों के अंदर ब्रोंकियल इंटरकॉम के मिलने से होता है।